हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये है मैं नोट्स किस तरीके से बनाती हूँ, कैसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो मेरा सोर्स है स्टडी आईक्यू, जो वीडियोस मैं देखती हूँ तो उससे वो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो बीच बीच में सर हर क्वेश्चन के देते हैं वो मैं किस तरीके से नोट डाउन करती हूँ। तो ये वाला जो टॉपिक था ये बहुत ज़्यादा पूछा गया था मुझसे, आप नोट्स किस तरीके से बनाते हो। इनफैक्ट जो पर्सनल मेल होते हैं वो भी मुझे आए थे। तो मुझे लगा आज का ये जो वीडियो है मुझे इसी टॉपिक पर रखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स वी नो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बैंकिंग एग्जाम्स का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपको अक्टूबर का दिखा रही हूँ, क्योंकि जो नवंबर का है वो वाली नोटबुक अभी मेरी मिल नहीं रही। तो मुझे आपको बस एक आइडिया देना है नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड कोई न्यूज थी, ठीक है, वो न्यूज अब मुझे याद नहीं, वो अक्टूबर की थी। तो देखो अब ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने नोट डाउन किया। जैसे मुझे उसका हेडक्वार्टर नहीं पता तो सर ने बताया तो मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद जो लाइफ मिशन था ये 3 फैक्टर्स से रिलेटेड था। जैसे P3 होता है ना, P3 कौन सा, प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से था, तो वो चीजें मैंने लिख ली। अगर आप देखोगे एमसीक्यूज में तो ये वाली चीज नहीं है। तो P3 क्या है, P3 है प्री प्लैनेट पीपल, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो लिस्ट आई थी इंडियाज के 100 रिचेस्ट पीपल की, तो नंबर 1 पर गौतम अदानी थे। अब एमसीक्यू में सिर्फ गौतम अदानी था और ये नहीं बताया था कि कितने बिलियन डॉलर्स उनके पास हैं। तो 150 बिलियन डॉलर्स थे, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। और अब से मैं क्या करती हूँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मैं सारे नोट डाउन कर लेती हूँ, और नंबर 4 तक सर इनफैक्ट बताते हैं। ओके, उसके बाद शिव नादर आप लोगों को पता है, ये भी इनकी कंपनी है, आई थिंक HCL है, हाँ लिखी हुई है यहाँ पे, वो मैं HCL बिना देखे बोल दिया था मैंने। तो ये फाउंडर है HCL के। ठीक है, तो देखो शिव नादर से रिलेटेड मैंने लिख लिया किस कंपनी के फाउंडर हैं ये। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज में पहले से दे रखी है, वो मैं नोट डाउन नहीं करती, क्योंकि कोई सेंस नहीं है क्यों नोट डाउन करना, वो तो एमसीक्यूज फॉर्म में हम वैसे भी रीड कर ही रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन वो लिखो जो एक्स्ट्रा है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसके बाद आप देख लो, ये कुछ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था कि कोई एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है C295, तो ये किसका था, ये था टाटा और एयरबस का, और इसमें टोटल थे 56 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से था। अब जैसे PM आवास योजना थी अर्बन की, तो वो मैंने लिखा स्टेट वाइज कौन था, उसके बाद UT वाइज कौन था, यानी यूनियन टेरिटरीज वाइज ये सब। तो किस कंट्री को आउट किया है, ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है, वो पाकिस्तान है। तो इस तरीके से ये मेरे जो नोट्स हैं ये आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको जैसे 24 का बता दूं, जैसे DRDO का जो चेयरमैन होता है वो मैं बार बार लिखती रहती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। फिर क्या होता है, जब मैं करंट अफेयर्स रीड करती हूँ ना, फिर ये चीज़ें मेरी रिविजन होता रहता है, तो वो फिर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए मतलब माइंड में सेट रहता है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भारतीय भाषा समिति कमेटी को किसने चेयर किया था, वो थे शानू कृष्णा शास्त्री। ये शायद एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं था, तो ये मैंने लिखा। तो मैंने जैसे आपको बताया ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वही मैंने नोट डाउन की है। जैसे नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ ओपन हुआ, दिल्ली में हुआ। तो एवरीथिंग जो है ये सारी मैंने नोट डाउन की हुई है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर 25 अक्टूबर के दिख रहे होंगे। 91 जो इंटरपोल है ये 2023 का कहाँ होगा, ऑस्ट्रिया वीना में। और चीफ हैं CBI के, ये भी मैंने लिखे हुए हैं। और ये देखो 6500 यानी 6500 किलोमीटर लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, पार्ट ऑफ ईगल नेब्यूला। ये कुछ था, कोई टेलीस्कोप से रिलेटेड, पता नहीं कोई चीज़ थी जो लोग फाइंड आउट की थी नासा ने, तो वही चीज़ें हैं, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्ट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे मैं 25 अक्टूबर का मुझे करंट अफेयर मुझे रिवाइज करना है, तो मैं वो PDF वाली जो MCQs वाली जो PDF होती है उसे ओपन करती हूँ। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन होता है, नंबर 2 होता है, तो सारे MCQs मैंने पढ़ लिए, 19-20 होते हैं, कभी कभी 17-18 भी होते हैं। तो पहले जैसे 25 अक्टूबर का मैंने सारा MCQs फॉर्म में पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैं आती हूँ इस नोटबुक पर, उसके बाद मैं 25 अक्टूबर वाला ये पेज ओपन अप करती हूँ और फिर यहाँ से पूरा रीड कर लेती हूँ। फिर मुझे याद आ जाता है कि अच्छा अभी मैंने 2 मिनट पहले जो MCQs पढ़ा तो उसमें ये कुछ एक्स्ट्रा था, तो मुझे ये भी रिवाइज करना है। तो इस तरीके से मेरे MCQs मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई हो, क्योंकि बहुत सारों को करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका नहीं पता होता और नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी नहीं पता होता। तो ये मैंने आपको बताया स्टडी आईक्यू का। अब मैं आपको बताऊंगी अफेयर्स क्लाउड का। तो अफेयर्स क्लाउड का सबसे बेस्ट क्या रहता है,
हो सके तो आप क्या होता है उसका प्रिंट आउट निकाल लिया करो। सबसे बेस्ट मुझे वो लगता है, उसका प्रिंट आउट आप निकालो और उसमें फिर जो इंपॉर्टेंट जो लाइंस होती हैं उसको आप लोग हाईलाइट करो। ऐसा करने से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। लेकिन अगर जो अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि आजकल तो प्रिंट आउट भी बहुत कॉस्टली हो चुके हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना है फिर, क्योंकि पीडीएफ आती है डेली। तो डेली के करंट अफेयर्स पढ़ो और जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे लिखो। अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ होती है दो होती हैं, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है और एक पूरा डिटेल्ड वाला होता है। तो जो पूरा डिटेल्ड वाला होता है वो मैं नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ एमसीक्यूज फॉर्म में जो होता था मैं उसी को पढ़ती थी, जिस समय मैं एसी से पढ़ती थी। अभी नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ स्टडी आईक्यू है। अभी मैं दो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकती, ऑलरेडी मेरे पास मैंने 2 टेस्ट सीरीज ले ली है, तो अभी उतना नहीं है। तो ये चीज़ थी। और किसी ने ये बोला था आप दोनों से पढ़ते हो, नहीं, मैं एक से ही पढ़ती हूँ, सिर्फ स्टडी आईक्यू से पढ़ती हूँ। जब तक सब्सक्रिप्शन है इसी से पढ़ूंगी, उसके बाद देखूंगी कुछ और। वैसे मेरा मन नहीं करता इसको छोड़ने का, मैं सिर्फ इसी पे ही बिलीव करती हूँ, इसी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ एमसीक्यू करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली। ठीक है, तो जो अफेयर्स क्लाउड है ये भी काफ़ी अच्छा है। टीचर्स का मुझे मत पूछना, इन 2 के अलावा मुझे नहीं पता कौन टीचर्स हैं करंट अफेयर्स के। बहुत से कहते हैं कोई अड्डा पे पढ़ाते हैं, कोई मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं पता मुझे। तो अच्छे ही पढ़ाते होंगे जब स्टूडेंट्स तारीफ करते हैं। अच्छा देखो, अच्छा पढ़ाना इज ये मतलब मैं क्या बोलूँ, अच्छा पढ़ाना ये बात नहीं होती। आप ये देखो जो वो सर पढ़ाते हैं तो एग्जाम में उनके पढ़ाए हुए से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर उसमें से 10, 12, 15 आ रहे हैं तो मतलब टीचर भरोसे के लायक है। लेकिन अगर उनके पढ़ाए हुए से सिर्फ 2-3 आ रहे हैं तो देखो कहाँ मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वहाँ से सिर्फ 2-3 आ रहे हैं जिनसे आप पढ़ रहे हो, तो फिर आप स्विच करो। फिर उनसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम लोगों का टाइम कितना प्रेशियस है, तो ऐसे उसे आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो यही मैं कहना चाहूँगी। और जिन भी टीचर्स से आप पढ़ते हो तो एक बारी देख लो अच्छे से, वो टीचर्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर टीचर्स की कमी नहीं है। तो देखो टीचर्स तो वैसे सारे ही अच्छे होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है उनका पढ़ाने का तरीका और दूसरा मेथड। कोई किसी क्वेश्चन को एकदम इजी मेथड से बता देता है और कोई उसी को एकदम कॉम्प्लिकेटेड से बताएगा। जैसे एक चैप्टर ले लो आप, प्रोबेबिलिटी। जब मैं प्रोबेबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, तो जिस तरीके से वो बताते थे फॉर्मूला वाइज ये करो वो करो, तो मेरे दिमाग के ऊपर से जाता था। उसके बाद फिर जब मैंने प्रोबेबिलिटी आशीष सर से पढ़ी मतलब, तो उसके बाद मुझे लगा मैं मतलब ये चैप्टर क्यों छोड़ रही थी, ये तो कितना ईजी सा है, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो वही होता है, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर कोई लेंदी तरीके से पढ़ा रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट फार्मूलाज वगैरह से करवा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है वो चैप्टर बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी ने अगर वही चीज़ परसेंटेज की फॉर्म में करवा दी, इजी उससे करवा दिया, तो हमें लगता है ये चैप्टर अब हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इसे करना ही चाहिए। तो क्वांट के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मैंने स्किप किए हुए, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, वो मैं छेड़ती भी नहीं, उसके समझाते मैं एकदम किनारे रख देती हूँ, क्योंकि मैं उस चैप्टर में घुसना ही नहीं चाहती। क्योंकि 11th-12th में मैंने वो पढ़ा हुआ था और मुझे वो स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था। तो जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने सिलेबस देखा था, तो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन था, तो वो मैं पहले से ही डिसाइड किया हुआ था इसको तो मैं नहीं करूँगी। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ऐसे कुछ खास सवाल आज तक कभी एग्जाम्स में आए भी नहीं। बाकी जो सारे चैप्टर्स है, बोर्ड स्ट्रीम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये वाले बहुत पूछे जाते हैं। और इन्हीं पे मोस्टली जो डीआईज होती हैं वो भी बेस्ड होती है। तो वही है, स्मार्टली पढ़ो, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो करंट अफेयर्स का। और मैं कोशिश करूँगी एक दिन लाइव मॉक देने की, तो उसमें जो भी मेरी अप्रोच होती है आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगी, किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को टैकल करती हूँ, किस तरीके से चूज़ करती हूँ और किस तरीके से स्किप करती हूँ कि कौन सा नहीं करना। तो चलो फिर, अगर कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। अब मिलेंगे कल किसी और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।